गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और आपसे हम बातें कर रहे हैं। काफ़ी दिन हुए है ना। कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ इशू था, जैसे कि मैंने वैक्सीनेशन कराया तो कुछ इलनेस की वजह से मैं आपका लेक्चर्स नहीं ले पाया। सॉरी फॉर दैट। आपको काफ़ी वक्त इंतज़ार करना पड़ा। तो चलिए फिर से मैं आ गया हूँ एंड वी आर ऑन ट्रैक। तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में आपका ये लेक्चर होगा आई थिंक, है ना, लेक्चर नंबर 8। तो चलिए शुरू करा जाए बिना देर किए हुए। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 8 8 नहीं 9 होगा आई थिंक, है ना। लेक्चर नंबर 9 होगा। तो ये लेक्चर नंबर 9 है हमारा। और यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन करा था। हेनरीज लॉ तक डिस्कस किया था हमने, यहाँ तक काफ़ी कुछ सीखे थे। अब आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस की। हालांकि थोड़ी सी हमने बात करी थी लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर के बारे में, और है ना, थोड़ी बहुत डिस्कशन किए थे वेपर प्रेशर के बारे में। तो आज हम लोग वेपर प्रेशर को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, थोड़ा सा बैक आते हैं और हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस को थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग बातें करेंगे थोड़ी सी लिमिटेशंस के ऊपर। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, है ना, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हालांकि कुछ लिमिटेशंस मैंने आपको बताया था कि ये जो डिराइव होता है कहाँ से आता है ना, ये कैसे डिराइव हुआ है। तो और वहाँ पे एक थोड़ा सा लिमिटेशंस आपको बताया था कि किस कब ये वैलिड होता है। देखिए, मैं बात करता हूँ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर, इसको इस तरह से लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बट ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होता है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ना। ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। अब बात होती है कि ये लॉ कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। क्या हर जगह अप्लीकेबल होगा, हर तरह के सॉल्यूशन में अप्लीकेबल होगा, या कुछ इसके क्राइटेरिया है। तो हमने एक तो बताया था कि इसका जो डिराइवेशन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिराइव किया जाता है। तो पहला तो यही है कि ये जो अप्लीकेबल होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होगा, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही अप्लीकेबल होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, है ना, दूसरा पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है, देखो ये जो लॉ है वैसा सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जिसमें ऐसा कोई गैस हो जो सॉल्वेंट में जाते ही रिएक्ट कर जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, है ना, अगर एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट इस तरह से कि आपके पास अमोनिया का सॉल्यूशन है, NH3 का सॉल्यूशन, NH3 मान लो अमोनिया सॉल्वेंट है ना। लिक्विड अमोनिया क्या है आपका, सॉल्वेंट है। लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट है और इसमें HCl गैस आपने डाल दिया, है ना। आप कोशिश कर रहे हो HCl गैस घुलाने का। तो आपको पता है कि अमोनिया जो होता है बेस होता है और HCl जो होता है एसिड होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही एक गैस इसमें घुलने का कोशिश करेगा तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। एसिड बेस रिएक्शन काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है, तो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4Cl बन लेगा। अब इसमें HCl गैस रहा ही नहीं, वो तो कुछ और बन गया, है ना। तो इस तरह के गैस के लिए ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए अप्लीकेबल होता है, रिएक्टिंग गैस के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है ना। तो ये नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए अप्लीकेबल होता है, नॉन रिएक्टिंग गैस के लिए, है ना। नॉन रिएक्टिंग गैस होगा तभी ये लॉ अप्लीकेबल होगा, है ना, अदरवाइज ये अप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। इट इज़
यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली, इट इज यूज फॉर नॉन रिएक्टिंग गैस ओनली, है ना। ऐसा गैस इस्तेमाल करना है, ऐसा गैस के लिए वैलिड होगा। जैसे CO2 को पानी में घोलो तो ये दोनों, है ना, उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं होते हैं, है ना। तो आप इसके लिए वैलिड मान सकते हो, है ना। O2 गैस का सोल्युबिलिटी वाटर में देख सकते हो। तो ये इस तरह के चीज़ों के लिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, तो इसके लिए आप ये लागू होगा। नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए लागू होगा, जब रिएक्टिंग गैसेस होगा तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रेशर के ऊपर बात करते हैं। प्रेशर के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा आज सेशन लंबा लेंगे। प्रेशर, तो देखो आप देख रहे हो कि प्रेशर जब आप बढ़ा रहे हो, प्रेशर आप बढ़ाओगे, है ना, पार्शियल प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। आप ऐसा देख रहे हो, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रेशर हम बढ़ाते जाएं और सोल्युबिलिटी बढ़ते जाएगा, कि इसका भी कुछ लिमिटेशन होगा, कहाँ तक प्रेशर बढ़ाएंगे। तो आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने से गैस के कुछ और प्रॉपर्टी भी चेंज होते हैं। आपने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ा है, तो अब प्रेशर बढ़ाओगे तो भाई प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते एक तो समय ऐसा आएगा जब, है ना, वो गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय तो लिक्विड रह ही नहीं गया, तो हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कैसे करेंगे, वहाँ तो लिक्विड बन गई। तो मतलब उसका भी एक लिमिट है, क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब हो गया कि ये लो प्रेशर पे ही काम करेगा, है ना। प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, है ना। चौथा लिमिटेशन की बात करते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर कहीं ना कहीं टेम्परेचर से भी संबंध रखता है ना। तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपने लिक्विफिकेशन कर्व में देखा होगा कि प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ता है। आप देखे होंगे, है ना। और एक समय आता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर तक चीज़ें पहुंच जाता है लिक्विफिकेशन, और क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद, है ना, अब क्रिटिकल टेम्परेचर तक जैसे ही पहुंच जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैस ही रहेगा, लेकिन उससे कम है तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड भी होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं, है ना, इसका संबंध क्रिटिकल टेम्परेचर से होता है और टेम्परेचर से संबंधित है ना। प्रेशर और ये प्रेशर का इंक्रीमेंट करना, है ना। प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर भी कंट्रोल करेगा, है ना। तो टेम्परेचर को भी क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है या तो भी आपका प्रॉब्लम है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। और वैसे भी आप सोचो कि जब आप कोई भी चीज़ें घुला रहे हो, है ना, तो घुलाने से क्या होगा, घुलने के साथ वो एसोसिएट हो गया सॉल्वेंट के साथ, और अगर आप फिर से क्या दे दिए, उसको टेम्परेचर दे दिए, तो उसका जो एसोसिएशन है, जो बॉन्ड एनर्जी है, जो बॉन्ड बना है किसी भी तरह का, जो इंट्रैक्शन हो रहा है, वो इंट्रैक्शन के ऊपर वो एनर्जी डोमिनेट करेगा और उसको ब्रेक करके वो फिर से क्या चला जाएगा, गैस जो है ना, पुनः, है ना, सॉल्यूशन से निकल जाएगा बाहर एज ए सॉल्वेंट के, मतलब सॉलिड के रूप में बाहर आ जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर को भी क्या करना है, कंट्रोल कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर हमें क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर हमें लो रखना पड़ेगा, टेम्परेचर रखना पड़ेगा लो। तो ये लोअर टेम्परेचर के केस में ही ये काम करेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो भी ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके, है ना, लिमिटेशंस हैं जो आपको पता रहने चाहिए। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। एक बार मैं देख लेता हूँ सारा कुछ सही चल रहा है। चलिए बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो आप जल्दी से। एक बार मैं इंक भी डाल लेता हूँ इसमें।
चलिए हो गया, नोट कर लिए, हो गया आप लोग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आते हैं हम लोग वेपर प्रेशर के ऊपर, है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को समझने से पहले, है ना, वेपर प्रेशर को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना होगा, जैसे कि वेपोराइजेशन। क्या समझना होगा? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ये वर्ड समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, वेपोराइजेशन अगर टेक्निकली बोले तो वेपोराइजेशन दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। टेक्निकली दो तरह का वेपोराइजेशन होता है, एक होता है इवेपोरेशन और दूसरा होता है बॉइलिंग। देयर इज टू टाइप ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन जो है सिंपल एक सरफेस फिनोमेना है ना, सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फिनोमेना है ना, सरफेस फिनोमेना है। जबकि बॉइलिंग जो है आपका बल्क फिनोमेना है, बल्क फेनामेनन है। बल्क फेनामेनन किसको कहते हैं और सरफेस फेनामेनन किसको कहते हैं? जो केवल और केवल सरफेस पे हो उसको सरफेस फेनामेना कहते हैं, और जो पूरे बॉडी के अंदर हो उसके बल्क फेनामेना कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कोई लिक्विड की, तो ये रहा मेरे पास एक लिक्विड कंटेनर, और इस कंटेनर की अगर बात करूं और इसमें मैंने मान लो कि कोई लिक्विड लिया है जो कि वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, जिसका, है ना, ये लिक्विड है, और लिक्विड का अगर ट्रांजिशन होता है ना, लिक्विड का ट्रांजिशन होता है किस में? लिक्विड का कन्वर्जन होता है अगर गैस में, है ना, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं, है ना, वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, है ना, वेपोराइजेशन बोलते हैं ये प्रोसेस को। और जो लिक्विड ऐसा करने का टेंडेंसी रखता है उसे वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। अगर लिक्विड है तो लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस है कोई जो वेपर में कन्वर्ट होता है तो वोलेटाइल सब्सटेंस। तो ये हो गए। अब सरफेस फेनामेना, तो देखो इसमें दो तरह के पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक सरफेस का पार्टिकल होगा और एक बल्क का पार्टिकल होगा। देखो एक सरफेस का पार्टिकल है ये, this is particle on surface of liquid and this is bulk particle of liquid, this is bulk particle of liquid। तो ये हो गया बल्क के पार्टिकल हो गए, बल्क पार्टिकल्स हो गए। अगर बल्क पार्टिकल्स के अंदर कुछ घटना घट रही है तो बल्क फेनामेना हो गया, कोई फेनामेना हो रहा है तो, और इस पे जो हो रहा है ये सरफेस पार्टिकल है ना, सरफेस पार्टिकल है। तो अगर सरफेस के ऊपर कुछ हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस फेनामेना। अब सरफेस फेनामेना में क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। मतलब इवेपोरेशन में क्या होगा? ये सरफेस पार्टिकल आपको बताया था, है ना, बल्क, जो बल्क अंदर होता है, अंदर के जो पार्टिकल्स है वो चारों तरफ से फोर्स से घिरे होते हैं, है ना, और उस पर तगड़ा फोर्स लगता है, जबकि ये वाला पार्टिकल में साइड फोर्स लग रहा है और इनवर्ड फोर्स लग रहा है, बट ऊपर से कोई इसको है ना होल्ड करने वाला नहीं है। तो ये एक तरह का कम फोर्स फील कर रहा है। तो इस वजह से ये थोड़े एनर्जेटिक भी होते हैं, ये थोड़े पार्टिकल्स एनर्जेटिक होते हैं। तो जैसे ही इनको सर्टेन एनर्जी मिलता है बाहर से कुछ, तो ये सरफेस छोड़कर बाहर निकल आते हैं, जैसे ही वाला फोर्स ब्रेक डाउन होता है तो, है ना। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। और इवेपोरेशन में केवल सरफेस का पार्टिकल ही क्या करेगा? वेपर बनाएगा, है ना। और जब बल्क के पार्टिकल, अंदर के पार्टिकल भी अगर वेपर बनाना शुरू कर दे तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग। अब ये तब होता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब बॉइलिंग होता
है ना। तो बॉइलिंग इज अनदर प्रोसेस देन इवेपोरेशन। तो बहुत बच्चे या बहुत लोगों का एक कन्फ्यूज़न होता है, या उस इवेपोरेशन को वो लोग बॉइलिंग समझ लेते हैं, है ना। तो इवेपोरेशन को बॉइलिंग नहीं समझना है, दोनों अलग अलग चीज़ है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि इवेपोरेशन तब होगा जब वो बॉयल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेशन करेगा, हीट करेंगे तब इवेपोरेशन करेगा। ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन जो होता है ना, इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है और वो निरंतर होते रहता है। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पे पानी गिरा देता हूँ सरफेस के ऊपर, तो आप सुबह आओगे तो ये पानी नहीं रहेगा, अपने आप क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। तो ये एक स्वतः प्रोसेस है। सरफेस के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलता है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो वो उड़ जाते हैं, है ना। तो ये वाली बात होती है। तो इवेपोरेशन जो है एक, है ना, सरफेस फेनोमेना है, और इसका डेल्टा जी जो होता है ना, निगेटिव होता है। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है, यानी कि डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। जब ये डेल्टा जी लेस देन जीरो हो गया तो ये प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ये अपने आप होगा, है ना, स्पॉन्टेनियस स्वतः होगा, है ना, ये खुद ब खुद होगा। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसका डेल्टा जी हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। अब डेल्टा जी निगेटिव है और ये स्पॉन्टेनियस है, तो ऑब्वियसली इसका एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा, एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, है ना। अब डेल्टा एस आप खुद ही सोच सकते हो कैसे होगा। ये सरफेस के पार्टिकल ऑर्गेनाइज है, जैसे ही ये गैस में गया, है ना, इसका रैंडमनेस बढ़ गया। जब रैंडमनेस बढ़ता है तो एंट्रोपी बदल जाता है, एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाता है। रैंडमनेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए इवेपोरेशन का रैंडमनेस इवेपोरेशन से पार्टिकल्स का रैंडमनेस बढ़ता है, इसलिए उसका डेल्टा एस भी पॉजिटिव होता है। तो ये वाली बात याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि और ये इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन हमें बॉइलिंग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी बॉइलिंग हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो भी बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे, बॉइलिंग के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो अभी हम लोग इवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे कि इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या है। आपने देख लिया कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन क्या है ना, सरफेस पार्टिकल का, है ना, गैस में कन्वर्ट होना, यही क्या कहलाता है, सरफेस पार्टिकल ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है ना। और दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसका डेल्टा जी निगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। आई होप समझ में आया होगा, है ना। अब बॉइलिंग भी एक वेपोराइजेशन का एक पार्ट है, तो बॉइलिंग में भी वेपोराइजेशन होता है ना, बॉइलिंग भी वेपोराइजेशन होता है। तो ये एक बल्क फेनोमेना है। इसके बल्क के मैटर जो है, मतलब अंदर के पार्टिकल्स जो गैस में कन्वर्ट होते हैं, अंदर के पार्टिकल गैस में कन्वर्ट होते हैं। हालांकि दोनों में लिक्विड के पार्टिकल गैस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल सरफेस का पार्टिकल होता है, और इसमें लिक्विड, इसमें बल्क के भी पार्टिकल, सरफेस के तो होंगे ही होंगे, बल्क के भी पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो दोनों में क्या होता है, दोनों प्रोसेस में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और इसी प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलते हैं, या फिर अलग से बोलोगे, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है ना वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में। तो आप ये समझ गए होगे, आप लोग क्लियर है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो आप। चलिए, हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं इवेपोरेशन के ऊपर, थोड़ा से चर्चा करते हैं किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग
इवेपोरेशन, है ना, वो सारे फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो पहला है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, है ना। आप खुद ही समझ सकते हो कि देखो ये इवेपोरेशन एक सरफेस फेनामेना है, तो सरफेस का पार्टिकल जितना ज़्यादा ओपन होगा उतना ही पार्टिकल को गैस बनने का मौका मिलेगा, और उतना ही पार्टिकल गैस बनेगा तो इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सरफेस एरिया। इवेपोरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा होगा। आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो, कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे आप कपड़ा सुखाओ, है ना, जब आप कपड़ा को धो लो, है ना, वॉश करने के बाद, है ना, क्लॉथ्स को आप क्या करो, उसको सूखने के लिए डाल दो, है ना, एंड यू फोल्ड दैट, है ना। आपने क्या करो, कपड़ा को फोल्ड कर दो, है ना, जैसा आपने गांठ बांध के रखा है उसको वैसे ही डाल दो। अब वो देर से सूखेगा, जब उसको ओपन करके सुखाओगे तो जल्दी सूखेगा, है ना। आप ऐसा ऑब्जर्व भी किए होंगे कि बहुत टाइम लग जाता है गांठ ऐसे ही फोल्ड करके सुखाने में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने क्या किया है, फोल्ड जब किया है तो सरफेस एरिया को कम कर दिया है, इसलिए इवेपोरेशन नहीं हो रहा है ना, वाटर इवेपोरेट करके गैस नहीं बन रहा है और आपका कपड़ा सूखेगा नहीं। और खुला रहने से ज़्यादा सरफेस एरिया, है ना, ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स को खुला माहौल मिल रहा है और खुले से उड़ने का उसको मौका मिल रहा है। तो हम हैं पंछी, है ना, प्यार के, तो उड़ जाएंगे हम, तो ऐसा वाला बात है। तो ये उड़ जाएंगे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, खुले आसमान में ये ज़्यादा उड़ते हैं, ठीक है। तो खुला माहौल होना चाहिए उनके लिए। तो चलिए, ये हो गया, सरफेस एरिया हो गया। फिर टेम्परेचर भी, है ना, टेम्परेचर तो भी असली, है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, पार्टिकल जो सरफेस के पार्टिकल है उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, है ना। हालांकि वो एनर्जेटिक हैं, लेकिन उनको जितना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा वो सरफेस छोड़कर उतना ही जल्दी भागेंगे और गैस बनाएंगे, उतना ही जल्दी आपका कपड़ा सूखेगा, इवेपोरेशन होगा। तो टेम्परेचर का भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। तो ये आप कुछ फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को इफ़ेक्ट, इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर मेनली। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा आपका, क्लियर है ना। तो आप लोग लिख लिए होंगे इसको। अब आ जाते हैं हम लोग वेपर प्रेशर के ऊपर। अब आ जाते हैं हम लोग वेपर प्रेशर के ऊपर। तो देखिए, वेपर प्रेशर को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर को क्या करते हैं हम, एक लीड लगा के, इस तरह से ढक्कन लगाकर, लीड लगाकर उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक लिक्विड भर देता हूँ जो कि वोलेटाइल है, लिक्विड भर देता हूँ, और ये लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल है। मैं इस तरह से एक लिक्विड भर दिया जो कि वोलेटाइल है। अब क्या होगा देखो, और थोड़ा हीट भी करता हूँ। चलिए, हीट करने के लिए प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर दूंगा तो, है ना, इवेपोरेशन फास्ट होगा, है ना, इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो ये मैं टेम्परेचर देना शुरू कर दिया। अब यहाँ के सरफेस पार्टिकल है ना, इवेपोरेशन करना शुरू करा। इवेपोरेशन करने का मतलब क्या हो गया, गैस बनना, है ना, ये गैस बनना शुरू हो गया, है ना, गैस बनना शुरू हो गया, ठीक है। रेड वाला गैसियस पार्टिकल है, तो ये गैस बनना शुरू किया। तो जैसे ही गैस बनना शुरू करेगा, है ना, हालांकि पहले से भी इसमें एयर पार्टिकल्स हैं, कुछ गैसियस पार्टिकल हैं, और गैसियस पार्टिकल में इस वोलेटाइल लिक्विड के भी पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में आ गए। तो ये गैसियस फॉर्म में क्या हो गया, लिक्विड, है ना, ये गैसियस
है ना, फॉर्म में आ गए, ये गैस पार्टिकल हो गए जो कि लिक्विड सब्सटेंस का, वोलेटाइल मैटर का। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि जब कोई भी गैस पार्टिकल वॉल से टकराता है उसके वजह से प्रेशर आता है ना। तो ये गैस के पार्टिकल चूंकि हैं तो ये इधर टकराएंगे, इधर टकराएगा, ये लिक्विड सरफेस से टकराएगा, कहीं तो टकराएगा। अब इसके वजह से क्या आएगा, प्रेशर आएगा, है ना। तो इस गैस के वजह से क्या आएगा, प्रेशर आएगा, और इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे, है ना, इस प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर, आया समझ में, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब मैं इसे पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो, क्योंकि, है ना, क्योंकि ये जो वेपर के पार्टिकल हैं, है ना, ये जो रेड वाला वेपर के पार्टिकल है जो लिक्विड कन्वर्ट हुआ है वेपर में, तो ये केवल और केवल ये इसी के पार्टिकल नहीं है, इस वेपर के साथ और भी गैसियस पार्टिकल है, एयर के पार्टिकल है। तो जब मैं सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस में केवल एक वेपर के पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं तो क्या बोलूँगा, है ना, तो क्या बोलूँगा, उसको पार्शियल प्रेशर बोलूँगा। जैसे डाल्टन्स वाले मिक्सचर के केस में करते थे, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, कि मिक्सचर ऑफ गैसेस होता था और कोई एक गैस को कंसीडर करते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, पार्शियल प्रेशर बोलते थे। तो सेम वही तरीका है यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है और उसमें एक वेपर का भी पार्ट, इस लिक्विड का वेपर भी है, तो उसकी वजह से भी प्रेशर है। तो उसको कंसीडर करने के लिए क्या मैं बोलूँगा, जब मैं उस केवल वेपर को कंसीडर कर रहा हूँ, उसके प्रेशर को कंसीडर कर रहा हूँ, तो क्या बोलूँगा, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलूँगा। जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोलते थे वैसा ही। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब ये वेपर प्रेशर, है ना, जो आपके नोटबुक में रिप्रेजेंट किया जाता है, जब आपके टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है कि ये वाटर का वेपर प्रेशर इतना होता है इस टेम्परेचर पे, वो बेसिकली होता क्या है, तो क्या ये सभी पार्शियल प्रेशर होगा। देखो समझो यहाँ पे बात को, जैसे जब थोड़ा सा, मतलब जैसे ही ये लिक्विड को रखा तो कुछ देर बाद, मतलब जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा बाद, एक लिक्विड का एक ड्रॉप जो होगा गैस बना होगा, फिर कुछ देर बाद दूसरा ड्रॉप लिक्विड का गैस बना होगा। तो इस तरह से धीरे 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 धीरे, है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स जो है, लिक्विड के मोल्स जो है गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, है ना, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। आपको पता है मोल्स गैस का जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो प्रेशर बढ़ेगा ऐसे, है ना। मतलब शुरुआती के दौर में, जब शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, है ना, तो शुरू में क्या बोल रहे थे, शुरू में, है ना, शुरुआती के दौर में जो गैसियस पार्टिकल्स है, लिक्विड वाला गैस, वेपर जो है कम है, तो कम प्रेशर होगा, है ना। तो शुरू में क्या होगा, कम प्रेशर होगा और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना बढ़ेगा, है ना, सवाल ये उठता है कि कितना बढ़ेगा, है ना। तो देखो ये प्रेशर है, ठीक है, तो धीरे धीरे गैस के पार्टिकल बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये प्रेशर लिख देता हूँ, ये पार्शियल वेपर प्रेशर इधर लिख देता हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर लिख देता हूँ। अब ये पार्शियल वेपर प्रेशर मान लेता हूँ, ये P लिख देता हूँ, P, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ के बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि वो फिक्स हो जाएगा, अब उसके बाद वो बढ़ेगा ही नहीं। तो उस केस में जो प्रेशर होगा, मान लो इस टाइम पे ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं P0, है ना, P0 के नाम से जानते हैं, है ना। और यही इस लिक्विड का क्या होगा, वेपर प्रेशर लिखा जाएगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। नहीं तो इसके तो बहुत सारे
पार्शियल वेपर प्रेशर से। बट ये सारा प्रेशर नहीं लिखा जाएगा। प्रेशर वो लिखा जाएगा जब वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब वो चेंज नहीं कर रहा है। अब कितना भी उसको हीट कर लो, कुछ भी कर लो, अब समय मतलब कितना भी समय बिता दो, अब वो प्रेशर चेंज नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होगा, अब वो समझते हैं हम लोग कि ये फिक्स कैसे हो गया है प्रेशर। एक समय तक ये पार्शियल प्रेशर बढ़ा और उसके बाद फिक्स कैसे हो गया है। तो देखिए क्या होता है कि जब ये लिक्विड है ना गैस बना होगा तो पहले थोड़े से गैसियस पार्टिकल होंगे। अब ये गैसियस पार्टिकल क्या हो गया, ऊपर चढ़ा होगा, ऊपर थोड़ा सा बढ़ा होगा, और ऊपर बढ़ने से क्या होगा, थोड़े ऊपर बढ़ने से इसके एनर्जी कमे होंगे, तो कंडेंसेशन भी तो शुरू हो गया होगा, है ना, कंडेंसेशन भी शुरू हो गया होगा। तो अब देखो क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन बोल सकते हैं। तो वेपोराइजेशन चल रहा है सरफेस के ऊपर, और कुछ समय बाद, थोड़े ही कुछ समय बाद ऊपर में कंडेंसेशन भी चल रहा है। जब इसको ढका हुआ है तो, है ना, इसको बाहर मत भेजना है ना, इसको खोल दोगे तो ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। आप देखे होगा कि बोतल को पानी बंद करके रख दो, बहुत दिन अगर बोतल बंद रहेगा तो देखेगा कि ऊपर में वाटर ड्रॉप्स है, मतलब वो कंडेंस हो गया, वेपर बना है और कंडेंस भी होना शुरू हो गया। और कुछ समय बाद देखेगा कि कुछ दिन तक तो वाटर के जो वाटर का लेयर है नीचे से कमा है, लेकिन कुछ समय बाद वाटर का लेयर फिक्स हो जाएगा, वो चेंज ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं हम लोग कि वेपोराइजेशन तो होगा, लेकिन कुछ समय बाद ये वेपोराइजेशन, है ना, ऐसा लिखता हूँ, है ना, लिक्विड जो है गैस तो बनेगा, लेकिन कुछ समय बाद गैस लिक्विड भी होना शुरू हो जाएगा। मतलब गैस लिक्विड, अगर गैस बन रहा है मतलब इवेपोरेशन हो रहा है या वेपोराइजेशन हो रहा है, वेपोराइजेशन ही लिखता हूँ, है ना, वेपोराइजेशन हो रहा है, और साथ साथ, है ना, साथ साथ कंडेंसेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है ना, कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस चलता रहता है ना। अब आपको इक्विलिब्रियम भी पता है कि एक समय अगर ये दो डायरेक्शन, है ना, दो डायरेक्शन में ये प्रोसेस चल रहा है, तो एक समय आएगा जब ये दोनों डायरेक्शन का फ्लो, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट का फ्लो इक्वल हो जाएगा। जितना मोल वेपर बनाएगा उतना ही मोल कंडेंस भी करेगा। तो जब ये अवस्था हो जाएगा तो उस अवस्था में इसके पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स, वेपर के पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। और जब चेंज नहीं होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और वही जो प्रेशर होता है वही हम लोग उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलते हैं। उस लिक्विड का क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये वेपर प्रेशर क्या है ना, ये वेपर प्रेशर क्या है। क्लियर है, आया समझ में? तो आप लिख लो इसको, है ना। चलिए लिख लिया आप लोग, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होगे।
अब देखो, तो ये अब ये जो प्रेशर है ना, ये पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, या ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये वेपर प्रेशर जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपका वेपर प्रेशर अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बढ़ाने से हो सकता है ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो और उसका प्रेशर अलग आए, है ना। तो वो चीज़ हमें कैसे पता चलता है कि वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ कैसा होता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग एक बात करते हैं डिपेंडेंसी का, कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का डिपेंडेंसी कैसा होता है। तो डिपेंडेंसी देख लेते हैं, डिपेंडेंसी, है ना, डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर ऑन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर का डिपेंडेंसी कैसा होता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे क्लॉसियस नाम के, तो उन्होंने इक्वेशन दिया, तो वो इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन, है ना, इक्वेशन। और ये क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन कहता है कि ln P2/P1 यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर, ln P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, है ना, 1/T1 माइनस 1/T2 ये होता है ना। देखो ये इक्वेशन को क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन बोलते हैं। दिस टू आर वेपर प्रेशर P2, ये क्या है, वेपर प्रेशर है, आपका वेपर प्रेशर यहाँ पे P2 है एंड P1 है ना, एट T2 टेम्परेचर और ये एट T1 टेम्परेचर, ठीक है। अब ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है, तो आपको पता है इवेपोरेशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा H, है ना। तो आप देख सकते हो कि जब डेल्टा H पॉजिटिव है इसका और आप इसको T2 माइनस T1 करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से ओवरऑल वैल्यू ये पॉजिटिव आएगा, तो आपको पता चलेगा कि P2 ग्रेटर देन P1 हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये आपको क्लियरली दिखा रहा है ना। ये क्या होता है, इवेपोरेशन जो होता है उसका डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, रिएक्शन नहीं है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, केमिकल कम्बिनेशन नहीं है। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी, है ना, पार्टिकल्स जो एनर्जी गेन करता है और तब जाके वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लॉसियस वाला समझ में आया होगा, कभी कभी पूछा जाता है ये, है ना, कि वेपर प्रेशर का डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे किस तरह का होता है। और कभी कभी तो टेम्परेचर दे दिया जाएगा और आपको वेपर प्रेशर पूछ लिया जाएगा कि ये T1 टेम्परेचर पे ऐसा है तो T2 टेम्परेचर पे क्या होगा, उसका डेल्टा H ये है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ समझ में आया होगा आपको, ये वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कैसे वैरी कर रहा है और वेपर प्रेशर क्या होता है ना, कंडेंसेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, और कब ये वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है, और पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, और पार्शियल वेपर प्रेशर कब जाके वो वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का, प्योर स्टेट के लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। तो और उसी समय हम लोग कब उस मेजर करते हैं और उसको किस तरह से एक्सपेरिमेंटली, है ना, मेजर किया जाता है वेपर प्रेशर को, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया और टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी को भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ समझ में आया होगा, किसी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है क्या, ओके, चलिए अब दिख रहा है।
लिख लिए? चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे। कुछ एक और टर्म्स हमें याद आ रहा है जो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, इसी से संबंधित है, वेपर प्रेशर से ही संबंधित है ना। ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट, है ना, दो पॉइंट होते हैं, एक होता है ड्यू पॉइंट और एक होता है बबल पॉइंट। बबल पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। देखो ड्यू पॉइंट क्या होता है और बबल पॉइंट क्या होता है। तो बबल पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जब इवेपोरेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस में पहला बबल बने, गैस बबल बने। मतलब पहला गैस बबल बनने का मतलब हो गया कि पहला गैस पार्टिकल जो बन रहा है लिक्विड से, है ना, जिस समय पहला गैस पार्टिकल बन रहा है उसी को हम लोग बबल पॉइंट बोल रहे हैं, है ना। फर्स्ट मैं बोल सकता हूं, फर्स्ट बबल ऑफ गैस, है ना, फर्स्ट बबल ऑफ गैस इज फॉर्म्ड। क्या होगा? फर्स्ट बबल ऑफ गैस इज फॉर्म्ड, पहला गैस बबल बनेगा, तब उसको बोलते हैं बबल पॉइंट। और फर्स्ट ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट मतलब ड्यू मतलब ओस, ओस क्या होता है? कंडेंस करके बना है गैस को, है ना, वेपर को। तो ड्यू मतलब जब पहला कंडेंसेशन, पहला गैस लिक्विड में कंडेंस हो, पहला गैस मतलब पहला ड्यू बने, ऐसा समझो कि पहला लिक्विड कंडेंस होके बने, ठीक है। when first drop of liquid is formed, है ना, पहला वाटर का बूंद बने फ्रॉम वेपर से, मतलब ये कंडेंसेशन के ड्यूरेशन में होगा, है ना। जब कंडेंसेशन हो रहा होगा तो पहला जब गैस का बूंद मतलब पहला वाटर का ड्रॉपलेट्स बनेगा, पहला, है ना, ड्रॉप बनेगा लिक्विड का, उस पॉइंट को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और बबल पॉइंट क्या होता है? जब पहला लिक्विड, ये लिक्विड से गैस बनने का प्रोसेस है बबल पॉइंट में, तो जब लिक्विड गैस में बने और पहला गैस बबल बनाए तब उसे बोलते हैं हम लोग बबल पॉइंट, जिस पॉइंट पे ऐसा हो। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, अक्सर मिलते हैं कहीं कहीं कि बबल पॉइंट पे ऐसा है ना, पहला ड्यू पॉइंट इतने पे हुआ है। तो ये सारा कुछ वर्ड्स मिलते हैं, तो ये वर्ड्स के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। मतलब ऐसा समझो कि पहला गैस बने उसको बबल पॉइंट, जिस पॉइंट पे पहला गैस बने, जिस समय पहला गैस बने, है ना, बबल पॉइंट। जिस समय पहला वाटर ड्रॉप बने, है ना, वेपर से, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। बस यही हो गया आपका, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग वेपर प्रेशर के ऊपर। तो हम लोग वेपर प्रेशर को बहुत अच्छे तरह से समझ लिए, इसका डिपेंडेंसी को समझ लिए कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, और वेपराइजेशन के फैक्टर्स को देख लिए, किस किस चीज़ों, कौन कौन चीज़ है जो इसको प्रभावित करता है। तो हम लोग बहुत कुछ बात कराए, है ना। अब आते हैं वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन में समझने की बारी आती है, और वेपर प्रेशर को थोड़ा मैथमेटिकली एनालिसिस करने की बारी आती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब आ जाते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन के केस में आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर
प्रेशर ना, राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर ये क्या है? तो देखो, जिस तरह से हेनरीज लॉ प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में एक रिलेशन देता है, तो यहाँ भी राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर और है ना मोल फ्रैक्शन में रिलेशन देता है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है ना। तो ये राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर किसके लिए अप्लाई होगा? ये सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होगा, सॉल्यूशन के लिए अप्लाई है ना। ये किसके लिए अप्लाई होगा? सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होगा। जैसे और ध्यान में रहे, ये केवल और केवल वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए ही अप्लाई होगा, मतलब जो वेपर बनाएगा उसी के लिए केवल ये एप्लीकेबल होगा, है ना। तो मान लो एक सॉल्यूशन है जो दो चीज़ों से बना है, A एंड B। जनरली A स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड B स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट। जनरली ये सॉल्यूट होता है और ये होता है सॉल्वेंट। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बोला जाता है कि वेपर प्रेशर ऑफ volatile वेपर प्रेशर ऑफ volatile component is proportional of mole fraction of that component in liquid in solution, है ना। सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है ना। ये ऐसा किसके द्वारा बोला गया? राउल्ट्स के द्वारा बोला गया, ठीक है। तो मैं इसको, है ना, इस वेपर प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मैं इसके बदले एक कांस्टेंट डालूंगा जो कि P0 A कहलाएगा और ये X हो गया, है ना। ये याद रहे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये मोल फ्रैक्शन है उस कंपोनेंट का। अब ये P0 क्या है? तो P0 वही है जो अभी जस्ट पहले देखा था, प्योर अवस्था में, है ना। प्योर अवस्था में उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ये क्या है? प्योर अवस्था में उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ये जो है वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन है, बट ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फेज, है ना, प्योर फॉर्म, है ना, जो कि हम लोग क्या कर रहे थे, उसको वेपोराइज कर रहे थे एंड पार्शियल प्रेशर को मेजर करते करते हम एक समय ऐसा समय का वेट कर रहे थे जब, है ना, वो इक्विलिब्रियम में आ जा रहा था, जब उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा था, तो उस समय का वेट कर रहे थे। और उसी समय को हम लोग, उसी समय के प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे थे? P0। तो वही वाला P0 है ना। तो P0 यहाँ पे क्या है? P0 इज, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म में है ना, मिक्सचर के फॉर्म में नहीं है, प्योर फॉर्म में है, ये P0 है। तो ये आपका रिलेशन बन गया। तो आप बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का, दैट इज इक्वल टू, है ना, P0 इंटू एक्स होता है। मतलब उसका प्योर अवस्था में वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड। तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मेरा सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, तो इन दैट केस मैं क्या लिखूँगा, है ना, इसके लिए वेपर प्रेशर PB लिखूँगा, PB इक्वल टू P0B इंटू XB लिखूँगा। इस वाला कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो है मान लेता हूँ XB है और A वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मान लेता हूँ XA है ना।
तो मैं उसी तरह से लिखूंगा पी ए इक्वल टू इसी इक्वेशन का यूज करके पी नॉट ए इंटू एक्स से, केवल इस तरह से मैं लिख दूंगा, है ना। मतलब बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा, बी कंपोनेंट के प्योर अवस्था में वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड, उसी तरह से ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड। तो मैं ये लिख दिया, है ना। ये मेरा वेपर प्रेशर होगा अलग अलग, इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन। अगर मेरे से ऐसा पूछ दे कि बताओ कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ये तो एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हुआ, ये दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हुआ। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि टोटल प्रेशर जो होता है ना, टोटल प्रेशर ऑफ गैस होता है जो सभी के पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो ये चूंकि दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट के प्रेशर्स यहाँ पे हैं और ये दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर है ना, क्योंकि इंडिविजुअली मैं कंसिडर कर रहा हूँ बी और ए को। तो बहुत सारे मिक्सचर में अगर मैं ए और बी को केवल कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, तो इसलिए मैं इसको पार्शियल प्रेशर बोलूँगा और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि, है ना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इस तरह से मेरा क्या आ गया, टोटल प्रेशर आ गया, है ना। तो दिस इज टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको मैं पी एस लिख देता हूँ, है ना, वहाँ पर टोटल प्रेशर को क्या लिख देता हूँ, पी एस। तो ये आ गया टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन। तो ये होता है टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, है ना। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ और चीज़ें समझाता हूँ, जल्दी से आप लिख लो। उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है, किसी को डाउट नहीं हो रहा है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। अब जरा देखो, सपोज दैट ऐसा होता है, मैंने यहाँ पे बोला आपको कि ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है, तब हमने ये सारा कैलकुलेशन किया। सपोज दैट ये सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है, दिस सॉल्यूट इज नॉट वोलेटाइल, है ना। मान लेते हैं ये वोलेटाइल नहीं है, नॉट वोलेटाइल। अगर ये वोलेटाइल नहीं हुआ तो ये गैस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? ये गैस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा। अगर ये नॉट वोलेटाइल है तो क्या ये कन्वर्ट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कन्वर्ट ही नहीं होगा गैस में। तो जब ये कन्वर्ट ही नहीं होगा तो क्या इसका प्रेशर आएगा? क्या पीबी, है ना, पीबी होगा? कुछ नहीं होगा। जब इसका गैस ही नहीं है तो कहाँ से प्रेशर आएगा? इसका पार्शियल प्रेशर ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? पी नॉट ए इंटू एक्स से हो जाएगा। मतलब केवल और केवल सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा,
है ना। और जनरली आपके जो सॉल्वेंट होते हैं, जनरली जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होता है आपका, नॉन वोलेटाइल होता है ना। जैसे कि मान लो NaCl अगर घुलाया गया है किसमें, पानी में, NaCl घुलाया गया है पानी में, तो NaCl क्या है आपका सॉलिड अवस्था में है और H2O जो है लिक्विड है, और आपको पता है दिस H2O इज वोलेटाइल। आया समझ में, दिस H2O इज वोलेटाइल, ये H2O वोलेटाइल है, जबकि NaCl क्या है आपका नॉन वोलेटाइल है ना, नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है। तो यही बातें होती है कि अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो ये तो गैस बनाएगा ही नहीं, तो है ना, इसका प्रेशर जो होगा, इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा जीरो होगा, पार्शियल प्रेशर होगा ही नहीं। पार्शियल प्रेशर जो भी कुछ होगा इस वाटर के वजह से होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पार्शियल प्रेशर H2O का होगा, है ना, तो मान लो प्योर अवस्था में H2O का पार्शियल प्रेशर P0W है, और सॉल्यूशन के फेज में जो पार्शियल प्रेशर आया है PS आया है, तो क्या P0W और PS दोनों इक्वल होंगे? इज दिस सेम और डिफरेंट इन केस ऑफ सॉल्यूशन? क्या ये दोनों सेम होंगे या अलग होगा, है ना। पार्शियल प्रेशर अगर लिक्विड बन, अब अगर सॉल्वेंट तो वेपर बन नहीं रहा है तो सॉल्वेंट का प्रेशर रहेगा नहीं, तो क्या और केवल सॉल्यूट तो वेपर बन नहीं रहा है तो सॉल्यूट का प्रेशर रहेगा ही नहीं, तो केवल और केवल सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, है ना। और सॉल्वेंट के प्रेशर की वजह से ही सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, है ना, जो कि P0A इंटू एक्स इक्वल टू सोल्यूशन का प्रेशर आएगा इस तरह से, है ना। और वाटर के लिए क्या लिखेंगे, P0W इंटू एक्स डब्ल्यू इक्वल टू, है ना, PS सोल्यूशन का प्रेशर। तो क्या P0W और PS दोनों बराबर होंगे, इक्वल होगा, है ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखा जाए, है ना। A हटा के सॉल्वेंट के फॉर्म में, चूंकि सॉल्वेंट वाटर है तो मैं इस वाले इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, P0W इंटू XW मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू PS, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब ये दोनों तभी इक्वल होगा जब XW इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब XW इक्वल टू 1 हो जाए, XW इक्वल टू 1 हो जाए, तभी ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। है ना, ये दोनों इक्वल कब होगा, जब XW इक्वल टू 1 हो जाए, तब जाके आपका P0W PS के बराबर होगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होगा। अगर XW इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है ही नहीं, वो क्या है, प्योर वाटर है। अगर XW 1 हो गया मतलब अगर मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब क्या हो गया कि प्योर वाटर है, मतलब उसमें सॉल्यूट मिला ही नहीं हुआ है, तो ये तो प्योर वाटर का केस हो गया। तो यही तो बता रहा है, ये प्योर वाटर का केस हो गया। तो प्योर वाटर के केस में ही क्या हो सकता है, सॉल्यूशन का प्रेशर, है ना, एक्चुअल वेपर प्रेशर के बराबर हो सकता है। अब उस समय सॉल्यूशन रह ही नहीं जाएगा, प्योर हो गया तो सॉल्यूशन किस काम का कहने का, है ना। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तभी होगा जब वो प्योर होगा। अब प्योर होने का मतलब सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब हो गया कि P0W इक्वल टू PS ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना, इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा। अब इस चीज़ को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ आप सबको दिख रहा है सब कुछ सही से, है ना। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो सॉल्यूशन में, देखो कैसे। चलिए, मैं ऐसा लिखा हूँ, है ना, सॉल्वेंट यदि H2O हो गया मतलब, तो इस अब ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे
ये आपका लिक्विड है, मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें A प्लस B मिला है, ठीक है। तो जब A, अगर मान लो ऐसा, पहले मैं A की बात करता हूँ कि अगर मान लो प्योर A होता तो सभी जगह A के पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, और A चूंकि वोलेटाइल है तो ये सभी पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी रख सकते थे, ये सभी गैस में कन्वर्ट होते। बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। अब क्या करा गया है कि जब इसको B मिलाया गया है तो यहाँ पे B भी हो सकता है ना, यहाँ B भी हो सकता है ना, यहाँ B भी हो सकता है ना, यहाँ B भी हो सकता है ना। तो जब B हो सकता है और B चूंकि नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, केवल ब्लैक वाला ही कन्वर्ट होगा वेपर में, है ना। और चूंकि वेपर सरफेस फेनोमेना है तो सरफेस के पार्टिकल केवल इतना ही वेपर में कन्वर्ट होगा, और पहले ज़्यादा हो रहा था, तो जब ज़्यादा हो रहा था तो ज़्यादा वेपर बनेगा, तो ज़्यादा गैस फेज में पार्टिकल होंगे, ज़्यादा प्रेशर आएगा। अब कम पार्टिकल हो गए, कम प्रेशर आएगा। तो समझ में आया होगा आप, है ना, इस तरह से कि किस सॉल्यूशन में जाते ही, है ना, वोलेटाइल सब्सटेंस का नॉन वोलेटाइल सॉलिड के प्रेजेंस में वेपर प्रेशर कैसे कम हो जाता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए, है ना। तो ये सारा रहा हमारा राउल्ट्स लॉ से संबंधित कुछ बेसिक बातें, है ना, कुछ बेसिक बातें। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। इसके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं कि जैसे कि क्या होता है कि आपका कुछ चीज़ें क्या होता है, जब सॉल्यूशन से वो कन्वर्ट होके गैस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि वो गैस फेज में कन्वर्ट हुआ तो गैस फेज में वो वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इस तरह से। तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। ऐसा है, मान लो सपोज दैट कुछ इस तरह का है ना। इसमें A एंड B दोनों मिले हैं और दोनों वोलेटाइल है, दोनों वेपर में कन्वर्ट होंगे और दोनों की वजह से प्रेशर आएगा, दोनों की वजह से प्रेशर आएगा। क्लियर है? दोनों की वजह से प्रेशर आएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों की वजह से प्रेशर आएगा, सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों की वजह से प्रेशर आएगा, ए भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बी भी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों की वजह से प्रेशर आएगा, है ना। तो इस जब ये कन्वर्ट होगा गैस में, तो गैस में इसके कुछ मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं तो दोनों मिक्सचर हो गए। तो गैसियस मिक्सचर में भी इसका कुछ मोल फ्रैक्शन मान लो YA होगा और इसका कुछ मोल फ्रैक्शन YB होगा, और सॉल्यूशन फेज में X का मोल फ्रैक्शन XA है और B का मोल फ्रैक्शन XB है। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या YA इक्वल टू XA होगा या YB इक्वल टू XB होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? दोनों के मोल फ्रैक्शन इक्वल होंगे। जब सॉल्यूशन फेज से ये दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट गैस से बन रहे हैं तो गैस फेज में एक मिक्सचर बनाएंगे और उस मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन जो होगा A का YA होगा और B का YB होगा। तो क्या ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है XA और XB A एंड B का, ये दोनों के इक्वल होंगे या अनइक्वल होगा, है ना। तो आप ज़रा दिमाग लगाना और सोचना, है ना, कि इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या ये इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। चलिए वेट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सोच लिए होंगे। देखिए, अभी आपने देखा जब दोनों कंपोनेंट
सॉल्यूशन में आ गए तो दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं वेपर बनाने से, है ना। एक दूसरे को रोक रहा है, क्योंकि सरफेस पे दोनों के पार्टिकल, है ना, मौजूद होंगे। तो किसी का नेचर हो सकता है कि ज़्यादा वेपर का नेचर बनाने का नेचर हो, और किसी का नेचर कम वेपर का बनाने का नेचर हो। और जिसका वेपर बनाने का नेचर ज़्यादा होगा उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे। और जिसका वेपर प्रेशर, है ना, जिसका वेपर बनाने का टेंडेंसी कम होगा उसका मॉलिक्यूल कम वेपर में कन्वर्ट होगा और उसका वेपर बनाने का टेंडेंसी कम होगा। तो ये वाली बात हमने सोचा। इसका मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है, दोनों सेम, जरूरी नहीं है कि सेम हो जाए, है ना। और जो लिक्विड में है उस ऐसा नहीं है कि उसी रेशियो में वेपर में ही रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस रेशियो में मिला है सॉल्यूशन में उसी रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, है ना, उसी रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं वेपर में, है ना। अगर उसी रेशियो में कन्वर्ट होते दोनों वेपर में तो दोनों का जो रेशियो होता सेम होता, है ना। तो ये एक अलग केस बन जाता, अलग टाइप का मिक्सचर कहलाता है। जब जिस रेशियो में सॉल्यूशन में वो होंगे उसी रेशियो में अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो एक अलग टाइप का सॉल्यूशन कहा जाता है, उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है ना। तो एक अलग केस हो जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, नॉट ऑलवेज। तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों सेम नहीं होंगे, है ना, दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है, दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों सेम नहीं होंगे। अब देखिए तो क्या होगा, क्या, तो चलो निकालते हैं। तो हमें पता है कि ये जब दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है तो हमें पता है कि P अभी निकाला था कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इक्वल टू होगा P0 A इंटू एक्स ए प्लस P0 B इंटू एक्स बी होगा। अभी आपने देखा कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, और सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अगर ये भी वोलेटाइल हुआ और ये भी वोलेटाइल हुआ तो अभी आपने इसको डिराइव करा था, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये टोटल वेपर प्रेशर आ गया इन केस ऑफ क्या, गैस, है ना, गैस का ये प्रेशर है टोटल वेपर प्रेशर। तो अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर है तो मैं मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकता हूँ, है ना, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर पता होगा तो, है ना। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मुझे पता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। तो ये मुझे पता है, और मुझे P टोटल तो पता है ना, ये सॉल्यूशन का जो प्रेशर है यही तो तुम्हारा P टोटल है। तो ये दोनों का सम तो तुम निकाल ही रहे हो आप, ये तो दिया रहेगा आपको, P0 और P0 B दिया रहेगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का प्योर अवस्था में वेपर प्रेशर तो नॉन होगा, वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, वो पता होगा आपका। और आपने कितना मिलाया है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में A और B का, वो भी पता रहेगा आपको। तो ये दोनों पता है तो आपको P टोटल निकल जाएगा। तो P टोटल निकाल लिया आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करके। अब जब ये पता है और आपको पूछ दिया कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालो गैसियस फेज में, तो वो निकाल सकते हो यदि आपका ये पार्शियल प्रेशर पता हो। अरे तो पार्शियल प्रेशर भी तो पता है, पार्शियल प्रेशर कैसे पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या लिखोगे आप, P0 A इंटू एक्स है ना, और उसी तरह से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी लिखोगे P0 B इंटू एक्स बी, है ना, यही तो लिख रहे थे हम लोग, और ये इसी से तो ये इक्वेशन आया है ना। तो अब मैं आता हूँ, है ना, गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के ऊपर, है ना। तो आपका टोटल प्रेशर पता है ये, है ना, गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन में, है ना, गैस का मतलब ए कंपोनेंट का YM मान लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा PA इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ A इन गैसियस फेज दैट इज इक्वल टू YA। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, है ना, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
कंपोनेंट इन गैसियस फेज, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस फेज है वाई ए, ठीक है। कंपोनेंट ए लिख देता हूँ इन गैसियस फेज। अब पी टोटल भी पता है आपको, लिख दो पी ए इक्वल टू, है ना, क्या पता है आपको, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी इंटू क्या कर दोगे, वाई ए कर दोगे, है ना। और पी ए भी पता है आपको, पी नॉट ए इंटू एक्स ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये पता है, इंटू वाई ए। तो इस तरह से मेरा एक रिलेशन निकल गया। अब मैं क्या वाई ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इन गैसेस फेज। क्या करूँगा, सिंपल इसको डिवाइड कर दूंगा ये वाला पूरे से, है ना, तो आपका वाई निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस, है ना, फेज ओवर सॉल्यूशन, है ना, ओवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर जो ऊपर में जो वेपर प्रेशर है ना, उसमें जो कंपोनेंट्स के जो गैस हैं उसमें मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस वाले कंपोनेंट से, तो वाई आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कि गैसेस फेज में निकालो कंपोनेंट। और यहाँ पे जो एक्स ए और एक्स बी है, यहाँ जो एक्स ए और एक्स बी है, दीज आर द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, है ना। ये सब सॉल्यूशन फेज में, मतलब इसमें कितना है, ये वाला मोल फ्रैक्शन इसमें है, और वाई ए वाई बी क्या है, गैसेस फेज में मोल फ्रैक्शन है। तो ये आपका इस तरह से गैसेस फेज में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ समझ में आया होगा, कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। चलिए, क्लियर है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना, नोट डाउन कर लो आप जल्दी से। चलिए, लिख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे, है ना, लिख लिए होंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, है ना, इसी से रिलेटेड होगा, है ना। तो थोड़ा मैं इक्वेशन को पहले लिख देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये क्या आ गया आपका, है ना, वाई ए आ गया। तो इसी तरह से वाई बी लिख लोगे आप, पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इस तरह से आपका वाई बी आ जाएगा, है ना, इस तरह से आपका वाई बी आ गया। तो ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट रिलेशन है और ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इतना कुछ समझ में आया होगा। चलिए, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं थोड़े, और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर रावल्ट्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करा जाए, है ना, बात करते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स, है ना,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो इसकी बात करते हैं। तो अभी आपने देखा कि कोई भी कंपोनेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से होता है, उसका मोल फ्रैक्शन होता है। मान लो ए की किसी कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में है ना, ए एक कंपोनेंट है, मान लो सॉल्यूशन बना ही लेता हूँ, आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा कि ये सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी मिला हुआ है और ए वोलेटाइल है, बी वोलेटाइल नहीं है। तो अगर मैं ए की वेपर प्रेशर की बात करूं तो क्या लिखूंगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स से लिखूंगा। यानी कि अगर इसको ग्राफ के माध्यम से प्लॉट करूं, है ना, तो ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, है ना, और इधर हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, इधर हो गया मोल फ्रैक्शन। तो बताओ मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है ना, मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है ना, और मिनिमम वैल्यू 0 से ये मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकता है ना। तो अगर इसके कर्व को देखा जाए तो आप देखो कि ये जो है वेपर प्रेशर है ना, अगर इसको y बोला जाए तो y इक्वल टू एम एक्स, है ना, x तो वेरिएबल है तो इसको x बोल दे, मोल फ्रैक्शन को x बोल रहे हैं, x एक्सिस में है और y प्रेशर वाला एक्सिस है। तो प्रेशर जो है x के साथ वेरी कर रहा है लीनियरली, और ये किसके साथ पास कर रहा है, ऑरिजिन के साथ पास कर रहा है, तो इस तरह से ऑरिजिन के साथ पास करेगा। और जब मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये है ना यहाँ पे कुछ कट करेगा, जो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर पी नॉट ए होगा, है ना, क्या होगा, प्रेशर पी नॉट ए होगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह से प्रेशर वैरी करेगा, है ना। तो ये क्या होगा, मैं सिंगल कंपोनेंट का है ना बाइनरी सॉल्यूशन का कर्व बनाया है, बट इसमें केवल और केवल एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल है, दूसरा कंपोनेंट वोलेटाइल नहीं है, तो उसके लिए मैं एक कर्व बनाया हूँ। अगर आपका दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो दोनों कंपोनेंट का प्रेशर्स आएंगे, है ना। जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो दोनों कंपोनेंट का प्रेशर आएगा, मतलब पी ए भी आएगा, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से लिखोगे, और उसी तरह से पी बी भी आएगा तो पी नॉट बी इंटू एक्स भी लिखोगे, ये दोनों का प्रेशर आएगा। अब टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का पी ए प्लस पी बी होगा, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा, ऐसा होगा, है ना। तो ये वाला इक्वेशन को भी हमें प्लॉट करना है कर्व के ऊपर। तो यहाँ पे दोनों इसके भी आएंगे और इसके भी, ए के भी वेपर प्रेशर आएंगे और बी के भी वेपर प्रेशर आएंगे। तो इसके लिए मैं कुछ और है ना इस बाइनरी सॉल्यूशन, देखो जो भी कुछ पढ़ना है आपको, मैंने पहले भी बताया था कि आपको बाइनरी सॉल्यूशन के भी ही बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के अलावा नहीं पढ़ना है कुछ, है ना। तो यहाँ पे ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इधर x बनाता हूँ a और यहाँ बनाता हूँ x b, है ना, x से ही बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ x b और इधर भी x b। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0 करता हूँ, यहाँ 1 करता हूँ, इसका 1 करता हूँ, इसका 0 करता हूँ। मैं ऐसा क्यों किया, देखो जब मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, इस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है a एंड b। अगर a प्योर हुआ, मतलब a प्योर हुआ, इसका मतलब केवल और केवल a का मोल फ्रैक्शन होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, है ना, और b का कंपोनेंट 0 होगा, कुछ नहीं होगा अगर प्योर हुआ तो। अगर मान लो केवल b हुआ तो केवल b का मोल फ्रैक्शन होगा मैक्सिमम 1 और a का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें समझ में आया होगा। अब मैं इस वाले एक्सिस में प्रेशर बनाता हूँ, प्रेशर को बनाता हूँ, है ना, और एज्यूम करता हूँ कि a जो है ज़्यादा वोलेटाइल है b से, है ना, a इज मोर वोलेटाइल देन b। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a इज, एज्यूम करो, हो सकता है b भी ज़्यादा वोलेटाइल हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि a ज़्यादा वोलेटाइल है, a इज मोर वोलेटाइल देन b, a इज मोर वोलेटाइल देन b। तो क्या होगा, क्या देखो ऐसा ही कर्व आएगा, है ना,
पी ए का प्रेशर, तो बढ़ते 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 यहाँ तक जाएगा, मान लो, है ना, पी नॉट ए तक जाएगा। पता है कि जब मोल फ्रैक्शन ए हो जाता, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो प्रेशर कहाँ तक रीच कर जाएगा, पी नॉट ए तक, जैसे कि यहाँ पे रीच कर गया है। अब उसी तरह से, है ना, बी वाला कंपोनेंट, है ना, बी वाला कंपोनेंट का प्रेशर 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम रीच करेगा कहाँ तक, मैक्सिमम रीच करेगा कहाँ तक, पी नॉट बी तक। कहाँ रीच करेगा, पी नॉट बी तक रीच करेगा, है ना। 0 से शुरू हुआ, बढ़ते 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 कहाँ तक गया, पी नॉट बी तक गया। अब मैंने इसको नीचे बनाया और इसको ऊपर क्यों बनाया है, आप समझ सकते हो। मैंने क्या लिखा है, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, यानी कि ए ज़्यादा वेपर बना रहा है, बी कम वेपर बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा वेपर बनाएगा उसका वेपर प्रेशर प्योर अवस्था में ज़्यादा रहेगा, और जो कम वेपर बनाएगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो यही वजह तो है कि लिक्विड में जो लिक्विड के फेज में जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब मोल फ्रैक्शन होता है, वो मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में नहीं होता है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों अलग होते हैं। यही वजह है ना, क्योंकि हर एक कंपोनेंट्स होते हैं ना, है ना, कंपोनेंट के वो उसके वेपोराइजेशन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा मोल फ्रैक्शन। तो देखो इस तरह से क्या होगा, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जो कम वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, है ना। तो इस तरह से एक ही कर्व में दोनों का प्लॉटिंग हो गया, है ना। अब देखो इसका मोल फ्रैक्शन बी का इधर बढ़ रहा है, 1 तक जा रहा है, इसीलिए इधर कर्व ऊंचा जा रहा है ऐसे, और ए का चूंकि मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है तो इधर कर्व ऊंचा तक जाएगा, पी नॉट बी तक रीच करेगा, पी नॉट ए तक रीच करेगा, और इधर पी नॉट बी तक रीच करेगा, है ना। 0 से पी नॉट ए, यहाँ 0 से पी नॉट ए तक रीच करेगा। तो ऐसे, है ना, और इसका ऐसे, ठीक है। अब टोटल प्रेशर क्या होगा, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, ये दोनों जो पॉइंट्स है ये दोनों को मिला दोगे, तो ये तुम्हारा पी एस है, पी टोटल, है ना, मतलब पी नॉट ए प्लस एक्स, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये वाला हो गया ऊपर वाला ये लाइन, है ना। आप ऐसे सोचो, पी टोटल क्या आ रहा है, पी टोटल दोनों के प्रेशर का पी ए और पी बी का सम है। तो देखो मान लेते हैं हम लोग इस वाला पोजीशन को एज्यूम करते हैं, इस वाला पोजीशन को एज्यूम करते हैं कि यहाँ मोल फ्रैक्शन पे टोटल प्रेशर यहाँ आ रहा है, और यहाँ मोल फ्रैक्शन, इस वाले मोल फ्रैक्शन पे टोटल प्रेशर यहाँ आ रहा है। तो यह कैसे आया होगा, ये आया होगा, है ना, पी ए और पी बी के को सम करके, पी बी के सम करके, है ना, ये पी ए है, पी ए तो इतना हो गया ना, इसमें पी ए ये हो गया और ये हो गया पी बी हो गया, इन दोनों का सम करके, है ना। तो रेड, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, पी ए है, और ये क्या है, पी बी है ना, पी बी है। रेड वाला यहाँ पे क्या हो गया, पी ए, और ब्लैक वाला पी बी हो गया। अब देखो टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, मतलब दिस हाइट, है ना, दिस हाइट प्लस दिस, यानी कि अगर मैं इस कैप के बराबर है तो इसको इसमें ऐड करूंगा तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। पी ए इतना है और पी बी कितना है, इतना है, तो इन दोनों को पी ए प्लस पी बी करूँगा तो ए वाला हाइट इतना मिलेगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, ये कर्व प्लॉट कर दिया ऐसे, तो इस तरह से मेरा क्या आ जाता है, टोटल प्रेशर आ जाता है ना, प्रेशर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ समझ में आया होगा, है ना, बाइनरी ग्राफ। तो दो चीज़ों को एक ही एक्सिस में प्लॉट किया गया है ना, दोनों प्रेशर को, पी ए एंड पी बी को। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद है ये सारा कुछ समझ में आया होगा, है ना। अब इससे रिलेटेड और कुछ एनालिसिस करेंगे और डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, है ना, अगले क्लास में। तो आई होप ये सारा कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो आप इसको नोट डाउन करो, है ना, तब हम लोग आगे की बातें करेंगे। नोट डाउन करो आप।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया है ना, बहुत सारा चीज़ें हो जाएगा आज, तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग और कुछ बातें मतलब इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स के ऊपर बातें करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारा कुछ, कोई डाउट्स नहीं होगा। और ये ग्राफ्स के ऊपर थोड़ा और एनालिसिस करेंगे हम लोग अगले क्लास में, और कुछ और इसके बारे में और देखेंगे कि क्या कुछ दूसरे लॉ के साथ भी इसका कोरिलेशन है या नहीं, तो उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होने से आप पूछो, और आप वीडियोस को ढंग से देखो, ठीक है। आप क्वेश्चंस करो, जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स करोगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं करोगे, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करो। केमिस्ट्री में यही चीज़ होता है कि आप जितने ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति के होगे, जितना ज़्यादा ढूंढोगे, जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे, उतना कुछ सीखोगे। अगर आप जो पढ़ाया वही पढ़ लिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप जितने ज़्यादा चीज़ें देखते हो, जितना ज़्यादा चीज़ करते हो, तो उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सीखो और मोटिवेटेड रहो थोड़ा, है ना, और हमें भी मोटिवेट करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो तो सबको मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप आगे के लेक्चर्स में बने रहो, है ना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में बातें करते हैं फिर। थैंक यू।